Starting with another topic, animal poison. Mainly, we will study the snake bite. स्नेक बाइट सो स्नेक बाइट जब होता है तो उसमें कैसे टाइप के मार्क्स आते हैं दैट इज फैंग मार्क्स फैंग मार्क्स मीन्स ऐसे दो डॉट होते हैं तो वो हम उसको जनरली वो दो डॉट होते भी नहीं है किसी किसी स्नेक बाइट में और वो टाइप ऑफ इंजरी कौन सी होती है टाइप ऑफ इंजरी इज एब्रेजन्स रेडिश एब्रेजन्स okay and most common method of spread of venom most common method of spread of venom क्या होता है सुपरफिशियल वेसल से या वेन से या लिम्फेटिक से सुपरफिशियल सुपर सुपरफिशियल वेन्स के थ्रू स्प्रेड हो रहा है वेनम या लिम्फेटिक्स के थ्रू स्प्रेड हो रहा है और इसीलिए हम जब इसका मैनेजमेंट करते हैं तो इन दोनों को ब्लॉक करना चाहिए ताकि वो स्नेक वेनम जो है वो आगे स्प्रेड ना हो ठीक है अब क्या बोलते हैं हम स्नेक वेनम्स की बात करते हैं स्नेक वेनम्स तो ये तीन टाइप के होते हैं दैट इज न्यूरोटॉक्सिक वेस्कुलोटॉक्सिक एंड मस्कुलोटॉक्सिक नाम से ही समझ आ रहा है न्यूरोटॉक्सिक में नर्व्स के लिए टॉक्सिक है और वेस्कुलोटॉक्सिक वेसल्स के लिए सीवीएस के लिए मस्कुलोटॉक्सिक मसल के लिए तो न्यूरोटॉक्सिक में दो स्नेक बाइट्स आते हैं दैट इज क्रेट एंड कोबरा वेस्कुलोटॉक्सिक में वी है तो दो आते हैं दैट इज वाइपर वाइपर में भी पिट वाइपर एंड पिटलेस वाइपर ठीक है मस्कुलोटॉक्सिक में क्या आता है सी स्नेक ठीक है अब जो ये क्रेट होता है क्रेट में भी दो होता है दैट इज कॉमन क्रेट एंड बैंडेड क्रेट एंड कोबरा में भी दो होता है किंग कोबरा एंड कॉमन कोबरा ठीक है जो पिटलेस वाइपर होता है उसकी एक चीज और हमें जाननी है दैट इज जो पिटलेस वाइपर होता है उसमें दो होते हैं या तो वो रसल वाइपर हो सकता है या वो क्या हो सकता है आपका स्केल सॉरी सॉ स्केल वाइपर तो जो स्नेक वेनम होते हैं हमने देखा वो तीन टाइप के होते हैं न्यूरोटॉक्सिक वेस्कुलोटॉक्सिक मस्कुलोटॉक्सिक न्यूरो वेस्कुलोटॉक्सिक पहले देखते हैं वी मींस वाइपर दो पिटलेस वाइपर एंड पिट वाइपर पिटलेस वाइपर में दो होते हैं रसल वाइपर एंड सॉ स्केल वाइपर मस्कुलोटॉक्सिक इज सी स्नेक ठीक है न्यूरोटॉक्सिक में क्रेट आता है एंड कोबरा आता है क्रेट में कॉमन क्रेट एंड बैंडेड क्रेट कोबरा इज किंग कोबरा एंड कॉमन कोबरा ठीक है नाउ हम स्नेक आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं स्नेक आइडेंटिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है snake identification now first we will see of common cobra ठीक है तो कॉमन कोबरा में आप इसको ऐसे याद रखना कॉमन कोबरा कॉमन मीन्स कॉमन पीपल वियर स्पेक्टेकल्स तो कॉमन पीपल कॉमन पीपल वियर स्पेक्टेकल्स ठीक है तो इसमें इसलिए जो होता है इसमें क्या होता है एक स्पेक्टिकल मार्क होता है एंड क्या होता है इसमें एक चीज और होती है दैट इज थर्ड सुप्रालेबियल थर्ड सुप्रालेबियल मतलब लेबियल मतलब लिप्स तो लिप्स के ऊपर वाला फोल्ड दैट इज सुप्रालेबियल फोल्ड थर्ड सुप्रालेबियल फोल्ड टचिंग आई एंड नोज ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो कॉमन कोबरा ये देखो दिस इज दी आपका स्पेक्टिकल मार्क ये एज अ स्पेक्टिकल दिख रहा है ना कॉमन पीपल वियर स्पेक्टिकल तो ये स्पेक्टिकल मार्क होता है बट स्पेक्टिकल मार्क नॉट प्रेजेंटिंग किंग कोबरा किंग जो होता है वो कॉमन पीपल थोड़ी होते हैं कॉमन पीपल ही स्पेक्टिकल पहनते हैं किंग नहीं पहनते हैं स्पेक्टिकल ठीक है फिर नेक्स्ट आता है क्रेट
क्रेट में क्या होता है, हेक्सागोनल स्केल्स होते हैं, हेक्सागोनल स्केल्स होते हैं। और अब इसमें दो बात आती है, अगर वो टोटल ब्लैक है, टोटल ब्लैक है, या वो ऑल्टरनेट ब्लैक एंड येलो है। अगर वो टोटल ब्लैक है तो देन इट इज कॉमन क्रेट, और अगर वो ऑल्टरनेट ब्लैक एंड वाइट है तो वो बैंडेड क्रेट। ऑब्वियसली बैंडेड मीन्स अलग अलग बैंड्स प्रेजेंट है, तो येलो एंड ब्लैक के बैंड्स प्रेजेंट है। हेक्सागोनल स्केल हो गया तो क्रेट। अब बैंडेड एंड कॉमन, कॉमन में मीन्स ऑल ब्लैक तो कॉमन क्रेट। अब जैसे ऑल ब्लैक है तो ये कॉमन क्रेट होता है, ठीक है। और इनमें एक चीज और होती है क्रेट्स में, दैट मैं लिखवाता हूँ, दैट इज इनका जो फोर्थ इंफ्रालेबियल, जैसे कोबरा का जो था सुपरालेबियल था, इनमें जो फोर्थ इंफ्रालेबियल है, इंफ्रालेबियल स्केल इज लार्जेस्ट। जो क्रेट होता है उनमें फोर्थ इंफ्रालेबियल स्केल जो होता है सबसे लार्जेस्ट होता है। हेक्सागोनल स्केल्स होते हैं, अगर वो टोटल ब्लैक है तो वो कॉमन क्रेट है, अगर ऑल्टरनेट ब्लैक एंड येलो है तो वो बैंडेड क्रेट है। जैसे कि ये टोटल ब्लैक है और हेक्सागोनल स्केल है, आपको दिख रहे होंगे, तो ये क्या है, कॉमन क्रेट। तो इस स्नेक आइडेंटिफिकेशन में एक और है वाइपर्स, इधर लिखते हैं वाइपर्स। वाइपर्स में क्या होता है, वी शेप्ड हेड होता है, वी सब वी एस में वी शेप्ड हेड होता है। पिटलेस पिट वाइपर वो अलग चीज है। और इसमें हेक्सागोनल सॉरी हेक्सागोनल डायमंड शेप्ड वो होते हैं। अगर डायमंड शेप्ड, डायमंड शेप्ड स्केल्स होते हैं, और डायमंड शेप स्केल्स हैं 3 रोज में, 3 रोज, तो क्या है, रसल वाइपर, 3 रसल वाइपर। और अगर वो डायमंड स्केल्स नहीं है, नॉट डायमंड स्केल्स, तो क्या है, 100 स्केल वाइपर, 100 स्केल वाइपर। तो अगर हेक्सागोनल स्केल है तो वो ग्रेट है, अगर वो डायमंड स्केल है तो वाइपर है, और डायमंड स्केल नहीं है तो, और वी शेप्ड हेड है तो वो 100 स्केल वाइपर है, ठीक है। और पिट वाइपर में क्या होता है, हीट सेंसर जो होते हैं, जो कि पिट होते हैं उनके, वो आई और नोज के बीच में होते हैं, पिट वाइपर। तो पिट इज प्रेजेंट, पिट प्रेजेंट बिटवीन आई एंड नोज। पिट इज, क्या पिट होता है, हीट सेंसर, जिससे वो हीट सेंस करते हैं। तो हमने पढ़ा था ना, वाइपर वेसुलोटॉक्सिक, पिटलेस वाइपर एंड पिट वाइपर। तो पिटलेस वाइपर वी शेप्ड हेड होता है और उनके 3 रोज ऑफ डायमंड शेप स्केल्स होते हैं। इसमें देखो दिखेगा, ये एक, एक दो तीन रोज होंगी, डायमंड शेप्ड स्केल्स होंगे, ये इनके डायमंड शेप स्केल्स होंगे, और 3 रोज होंगी। तो वैसे ज़्यादा क्लियर नहीं है, पर ऐसे ही आइडेंटिफाई करना होता है। और सी स्नेक जो होता है स्कूलोटॉक्सिक होता है, ये तो पता ही है, सी स्नेक, ये मल्टी कलर के होते हैं। एंड इनमें इनकी जो टेल्स होती हैं वो पैडल लाइक टेल्स होती हैं, पैडल लाइक टेल्स। ऑब्वियसली इन्हें तैरना है तो पैडल लाइक वो टेल्स होनी चाहिए ना इनकी, तभी तो तैर पाएंगे वो। और हाँ, बस इसमें आइडेंटिफिकेशन में ये होता है। एक लास्ट है, जो पॉइजनस स्नेक होते हैं, पॉइजनस स्नेक, वो नैरो होते हैं एंड कंप्रेस्ड, एक्सेप्ट सी स्नेक। पॉइजनस स्नेक होते हैं ना, वो छोटे, वो नैरो होते हैं और कंप्रेस्ड होते हैं। लेकिन सी स्नेक ऐसा नहीं होता, वो नैरो नहीं होता और वो कंप्रेस्ड भी नहीं होता। सी स्नेक में पेडल्स भी होते हैं और मल्टी कलर के होते हैं। और पिट वाइपर में पिट जो प्रेजेंट होते हैं वो आई एंड नोज के बीच में होते हैं। पिट क्या होते हैं, हीट सेंसर होते हैं। वाइपर्स जो होते हैं, वी मीन्स वेस्कुलोटॉक्सिक, वी शेप्ड होता है। और डायमंड शेप्ड अगर स्केल्स हैं तो 3 रोज में तो रसल वाइपर है, और डायमंड शेप स्केल्स नहीं है तो वो 100 स्केल वाइपर है। क्रेट में टोटल ब्लैक तो कॉमन क्रेट, ऑल्टरनेट ब्लैक एंड येलो बैंडेड क्रेट, और हेक्सागोनल स्केल्स होते हैं। और फोर्थ इंफ्रालेबियल स्केल इज लार्जेस्ट इन कॉमन कोबरा। कॉमन पीपल वियर स्पेक्टिकल्स, और स्पेक्टिकल मार्क होता है। किंग कोबरा में स्पेक्टिकल मार्क नहीं होता है। थर्ड सुप्रालेबियल फोल्ड टचिंग द आई एंड नोज, ठीक है। फिर हम इस क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं। क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल फीचर ऑफ स्नेक बाइट क्या हो सकता है,
सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस फरोइंग ऑफ फोरहेड। फरोइंग ऑफ फोरहेड क्यों होगा? क्योंकि जब उसके टोसिस हो गया, एलपीएस लीवेटर पाल्पेब्रल सुपियाट्रिस की पैरालिसिस हो गई, तो वो फ्रंटालिस मसल को यूज करेगा, जिसकी वजह से उसकी आईब्रोज ऊपर जाएंगी, फ्रंटल क्रीज विजिबल होंगी, और जिसको हम बोलेंगे फरोइंग ऑफ फ्रंट फोरहेड। फोरहेड, ठीक है। और ये किस में होता है? ऑब्वियसली पैरालिसिस के बाद ही होगा ना, ये तो न्यूरोटॉक्सिक में होता है। न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट में ये फर्स्ट साइन होता है। न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट में फर्स्ट साइन होता है। और क्या क्या साइंस होते हैं न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट में? नेक रिजिडिटी वगैरह ये सब हो सकती है। तो न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें कॉज ऑफ डेथ क्या होता है? रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। सब पैरालाइज्ड हो गया तो सबसे पहले डेथ किस वजह से होगी? जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पैरालाइज्ड हो जाएगा। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इनका? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि जो वेनम होता है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल जो होता है, वो साइनेप्स होता है ना, ये साइनेप्स होता है, तो ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे एक्ट करता है, और जो एसिटाइल कोलिन है उसके रिलीज को कम कर देता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाती है। और इसीलिए इसमें एस इनहिबिटर्स का कोई काम नहीं होता, क्योंकि ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम्स के साथ कुछ नहीं कर रहा है। अगर उसके साथ कुछ कर रहा होता तो हम एस इनहिबिटर्स देके कुछ कर सकते थे। लेकिन ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम को कुछ नहीं कर रहा है, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स पे एक्ट कर रहा है। तो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स को लिख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ब्लॉकिंग acetylcholine release from presynaptic terminal, ठीक है। और ये सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस में होता है? बॉटुलिनम टॉक्सिन में। बॉटुलिनम टॉक्सिन। और सेम चीज किस में होती है? लैम्बार्ड ईटन मिस्थेमिया सिंड्रोम, ठीक है। तो न्यूरोटॉक्सिक बाइट में होता है। एंड यहीं पे मैं बता देता हूँ कोबरा बाइट में, कोबरा बाइट एंड कोबरा एंड बैंडेड बाइट में क्या होता है? एम एन रिसेप्टर्स मतलब मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स एंड एम एन रिसेप्टर्स डैमेज्ड। एम एन मतलब मस्कुलिनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स डैमेज हो जाते हैं। तो हम इसमें एंटीडोट में क्या दे सकते हैं? हम दे सकते हैं एट्रोपिन एंड नियोस्टिगमीन दे सकते हैं। जो एट्रोपिन है वो मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से जो वेनम है उन पे एक्ट नहीं करेगा। और नियोस्टिगमीन जो है वो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को ब्लॉक करता है, तो एसिटाइलकोलिन को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन एक्ट करने लग जाएगा मस्कुलिनिक पे। ब्लॉक्स मस्कुलिनिक फॉर वेनम। वेनम मस्कुलिनिक पे एक्ट नहीं करेगा, पर जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो नियोस्टिग्मिन की वजह से एसिटाइलकोलिन इतना बढ़ जाएगा कि वो एट्रोपिन को हटा के वो खुद एक्ट करने लगेगा। इसलिए हम कोबरा और बैंडेड क्रेट बाइट में एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर दैट इज नियोस्टिग्मिन दे सकते हैं, पर न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट में हम एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर नहीं दे सकते, दैट इज कॉमन क्रेट। न्यूरोटॉक्सिक में ये होता है मैकेनिज्म कॉमन क्रेट का, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिक के तीनों ही होते हैं, कॉमन क्रेट, क्रेट और कॉमन क्रेट, बैंडिक्रेट और कोबरा। तो इसमें तीनों के मैकेनिज्म अलग अलग होते हैं। अगर कोई न्यूरोटॉक्सिक जनरल का पूछता है तो इसका मैकेनिज्म ये है, यही कॉमन क्रेट का मैकेनिज्म है। लेकिन कोबरा एंड बैंडिट क्रेट का अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, जिसकी वजह से जो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर दैट इज न्यूस्टिग्मीन इज used in cobra and bandit crate but it is not used in common crate, ठीक है। नेक्स्ट चीज पे हम आते हैं, इनके डिफरेंस पे। दैट इज क्रेट बाइट एंड कोबरा बाइट। क्रेट बाइट एंड कोबरा बाइट, ठीक है। तो क्रेट बाइट जो होगी वो ऑकल्ट बाइट होती है, जनरली हम ऐसा बोलते हैं, अकल्ट बाइट होती है, मतलब हिडन
आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि क्रेट्स जो होते हैं वो जनरली घर के होल्स वगैरह में रहते हैं। तो अगर पेशेंट ऐसे किसी हिस्ट्री के साथ आता है, टोसिस वगैरह देखने को मिल रहा है, तो उसको ये भी पूछना होता है कि वो कहाँ पे सोया था। अगर ज़मीन पे सोया था तो चांसेस ऑफ क्रेट बाइट आर वेरी हाई। ठीक है, इसमें ओवर्ट ओवर्ट बाइट होते हैं, मतलब वो दिख सकते हैं हमें बाइट। और जीआईटी जो होते हैं, जीआईटी फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। जीआईटी फीचर्स प्रेजेंट। जीआईटी फीचर्स में क्या क्या होता है? नोजिया, वोमिटिंग, पेन एब्डोमेन, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब होता है। और ईईजी करते हैं जब हम, ईजी कह रहा हूँ, सॉरी, ईसीजी करते हैं जब हम, तो हमें क्या मिलता है? टॉल पीक टी वेव्स। टॉल पीक टी वेव्स। टी वेव्स की जो पीक होती है वो बहुत बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? ड्यू टू हाइपर कैलीमिया। हाइपर कैलीमिया, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ओवर्ट बाइट अकल्ट नहीं होती, क्योंकि ये काफ़ी पेनफुल बाइट होती है। पेनफुल होती है, रेडनेस भी होती है, एंड स्वेलिंग भी होती है। ठीक है, तो ये जीआईटी सिम्टम्स इतने ज़्यादा कोबरा बाइट में भी नहीं मिलते, क्रेट बाइट में मिलते हैं। एंड हाइपर कैलीमिया सबसे ज़्यादा किस में होता है? हाइपर कैलीमिया मोस्ट सीन इन सी स्नेक, देन इन क्रेट। ठीक है, हाइपर कैलीमिया भी की भी बात करें अब। न्यूरोटॉक्सिक बाइट के हमने क्लिनिकल फीचर देखे, दैट इज टोसिस होता है और फरोइंग होता है। वेस्कुलोटॉक्सिक की बात करते हैं। वेस्कुलोटॉक्सिक बाइट या वाइपर बाइट। ठीक है, तो जो वाइपर बाइट होता है उसमें क्या होता है कि आपका मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या होता है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज हेमरेजिक शॉक। हेमरेजिक शॉक। और क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? मतलब लोकल साइड पे भी लोकल फीचर्स भी होते हैं, हो सकते हैं सिस्टेमिक भी। लोकल एंड सिस्टेमिक फीचर्स। तो जो लोकल फीचर्स होते हैं उनमें क्या क्या आता है? पेन हो सकता है। अब ये थोड़ा मतलब वेस्कुलोटॉक्सिक है तो हेमरेज रिलेटेड, प्लेटलेट डिसऑर्डर, इन सब से रिलेटेड है, ब्लीडिंग से रिलेटेड। तो इसमें अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होगी। अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, ब्लिस्टर हो सकता है, लिम्फेडिनोपैथी के, और कंपार्टमेंट सिंड्रोम भी हो सकता है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम भी हो सकता है। और सिस्टेमिक फीचर्स में ओरल फीचर्स हो सकते हैं, एंड जीआईटी फीचर्स हो सकते हैं, वॉमिटिंग, हिमोप्टिसिस हो सकता है, एंड ब्लीडिंग नोज से भी हो सकती है, तो नेजल ब्लीडिंग भी हो सकता है, और हेमरेजिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। बेसिकली हर जगह इसमें ब्लीडिंग होती है। अब हम मस्कुलोटॉक्सिक मस्कुलोटॉक्सिक बाइट, इसमें क्या होता है कि रेब्डोमायोलिसिस होता है, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ मसल्स। रेब्डोमायोलाइसिस। अब जब रेब्डोमायोलिसिस होता है तो जो मसल्स में मायोग्लोबिन स्टोर होता है, तो वो ब्लड में आ जाता है, एंड वो यूरिन में भी प्रेजेंट उसकी डिटेक्ट हो सकती है। तो मायोग्लोबिनूरिया, ग्लोबिन्यूरिया। और उसमें हाइपरकैलीमिया भी होता है, क्योंकि इनसाइड द सेल्स मोस्ट हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ आयन इज पोटेशियम। तो इसलिए अंदर के आयन अब बाहर आ जाएंगे तो हाइपरकैलीमिया हो सकता है, मायोग्लोबिनूरिया हो सकता है। और जब भी रेब्डोमायोलाइसिस आ सकती है तो ये एक्सक्रीट कहाँ से होंगे? किडनी से। तो रीनल फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। रीनल फेलियर। ठीक है, और यही मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज रीनल फेलियर ओनली। ठीक है, अब हमने क्लिनिकल फीचर्स देख लिए कि अगर वो न्यूरोटॉक्सिक है तो उसको थोड़ा टोसिस के फीचर आएंगे, पैरालिसिस के फीचर आएंगे, नेक रिजिडिटी भी आ सकती है। यहाँ पे नेक रिजिडिटी भी आ सकती है पेशेंट को। और हाँ, उसके जो फोरहेड की क्रीज है वो, अगर वो ज़्यादा फ्रंटालिस मसल को यूज़ करेगा देन इट विल बी वेरी ऑब्वियस टू सी। वेस्कुलोटॉक्सिक बाइट में बेसिकली आपको हेमरेजेस देखने को मिलेंगे, नेजल ब्लीड हो सकता है, ओरल ब्लीड हो सकता है, जीआईटी ब्लीड हो सकता है, पेन, blister, lymphadenopathy, and we saw the difference between crate bite and cobra bite. GIT symptoms are more present in crate bite, hidden bites are more crate bite, and ECG tall peak टीवी मिलती है ड्यू टू हाइपरकेलीमिया। एंड मस्कुलोटॉक्सिक वी सॉ अबाउट रेब्डोमायोलाइसिस, उसमें भी हाइपरकेलीमिया देखने को मिलता है, एंड मायोग्लोबिनूरिया जिसकी वजह से रीनल फेलियर। एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज ऑल्सो रीनल फेलियर। नाउ वी विल सी दी मैनेजमेंट ऑफ स्नेक बाइट।
स्नेक बाइट आता है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या जानना है, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट आर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन सेंस ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, दैट इज किलिंग स्नेक, एंडेंजर्ड स्पीशीज हो सकती है वो, स्नेक को किल करना नहीं है हमें। और कटिंग ऑफ एरिया मूवीज में दिखाते हैं या इन सब में दिखाते हैं कि उस एरिया को काट दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। या सक्शनिंग, कि वो दिखाते हैं ना मूवीज में कि वो सक्शन करके उसका ब्लड निकाल लिया और फिर वो स्नेक बाइट से बच गए, नहीं। वॉशिंग, वॉशिंग भी नहीं करना है हमें, क्योंकि वॉशिंग करते हैं तो रबिंग भी नहीं करना है, रबिंग वॉशिंग ये सब जब करते हैं तो वहाँ का ब्लड फ्लो और बढ़ता है, जिसकी वजह से उस जो वेनम है वो पूरी बॉडी में फैल सकता है। और हमें टॉर्निक्वेट नहीं बांधना है, टॉर्निक्वेटिंग शुड नॉट बी डन। हमें करना क्या है इसकी वजह, इसके टॉर्निक्वेट नहीं करना है, करना क्या है हमें, प्रेशर बैंडेज, प्रेशर बैंडेज कैन बी अप्लाइड ओनली टू ब्लॉक lymphatic फ्लो। हमने देखा ना, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ वेनम इज लिम्फेटिक फ्लो, सुपरफिशियल वेनस सिस्टम, तो उनको ब्लॉक करना है तो उसके लिए हम प्रेशर बैंडेज यूज कर सकते हैं। और जो प्रेशर बैंडेज हम यूज करते हैं दैट इज सुदरलैंड रैप्स, सुदरलैंड रैप्स, क्योंकि 55 mmHg का प्रेशर लगाते हैं, 55 mmHg प्रेशर। ठीक है, थिंग्स नॉट टू डू हमने देखा, अब वी विल सी थिंग्स टू डू, थिंग्स टू डू। ठीक है, तो थिंग्स टू डू में हमें क्या करना है, सबसे पहला रीएश्योरेंस। अगर आपको पता चल गया वो नॉन वेनेमस स्नेक है तो उसको रीएश्योर करो, और वेनेमस है तो भी आप बता सकते हो कि इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है, वी कैन सेव दी पर्सन। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इमोबिलाइज द बिटन लेग, उसको इमोबिलाइज करना है, टॉर्निक्वेट नहीं बांधना है उसको, या तो आप प्रेशर बैंडेज बांध सकते हो या स्प्लिंट लगा सकते हो, उसको इमोबिलाइज करना है ताकि लिम्फेटिक और ब्लड सप्लाई वहाँ का ना हो। तो जब वो नहीं होगा तो उसका स्प्रेड ऑफ वेनम नहीं होगा। और फिर आप क्या करना है, गो टू हॉस्पिटल, गो टू हॉस्पिटल या कॉल एम्बुलेंस, ये तीन चीज़ें आपको हमेशा करनी है। और उसके बाद आप डॉक्टर के पास आ गए तो अब हम देखेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डॉक्टर, फंक्शंस ऑफ डॉक्टर क्या है। तो सबसे पहले हमें इसमें जनरली हम एएसवी स्टार्ट करते हैं, एंटी स्नेक वेनम। जो हमने जनरल टॉक्सिकोलॉजी में एंटीडोट्स में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीडोट्स पढ़े थे, फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, फिर हमने एगेल्बुमिन, ऐसा सब करके काफ़ी सारी क्लासेस पढ़ी थी। तो इसमें एक एंटी स्नेक वेनम भी था। तो इसमें इसके इंडिकेशंस होते हैं, कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस में इसको स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि इनके इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले इंडिकेशंस होता है एनी सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी, एनी सिस्टेमिक toxicity, that is neurotoxic bite, vasculotoxic bite and musculotoxic bite। इन सब में जो सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी होती है, लाइक नेक रिजिडिटी हो गया, टोसिस हो रहा है, और ये सब मस्कुलोटॉक्सिक में रेब्डोमाइलिसिस हो रहा है, वेस्कुलोटॉक्सिक में ब्लीडिंग हो रही है, तो एनी सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी हम स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, लोकल टॉक्सिसिटी, बट शर्त ये है इंक्रीजिंग विद साइज, इंक्रीजिंग विद साइज। लोकल टॉक्सिसिटी के लिए साइज इंक्रीजिंग होना चाहिए, तभी वो हो सकता है। लाइक स्वेलिंग थी, स्वेलिंग उतने साइज की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो स्वेलिंग साइज में बढ़ रही है तो इट्स इंडिकेशन ऑफ एएसवी। ठीक है, एंटी स्नेक वेनम। और इसको बनाते कैसे हैं, इसको बनाते हैं हम हॉर्स सीरम से क्या बोलते हैं हम, हॉर्स में हम इंजेक्ट करते हैं वेनम ऑफ फोर स्नेक्स, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं, फोर, बाय इंजेक्टिंग venom of 4 snakes in horse। और उसके अंदर जो एंटीबॉडीज बनती हैं, और उसके अंदर जो एंटीबॉडीज बनती हैं, दैट आर टेकन टू फॉर्म दी एएसवी। ठीक है, तो ये 4 स्नेक्स क्या होते हैं, दैट आर कॉमन क्रेट, कोबरा, वाइपर
कोबरा इज कॉमन कोबरा, नॉट किंग कोबरा, कॉमन कोबरा। और वाइपर, वाइपर इज रसल वाइपर एंड सॉ स्किल्ड वाइपर, सॉ स्किल्ड, सॉ स्किल्ड वाइपर। ठीक है, अब ये चारों का मिलके हम इनका इसका वेनम इंजेक्ट करते हैं इन दी हॉर्स, और फिर जो एंटीबॉडीज होती हैं उससे हम एएसवी बनाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हाइपर इम्यूनाइजिंग दी हॉर्स। और क्या बोलते हैं, और ये मिलता कैसे है, इट इज़ अवेलेबल एज फ्रीज ड्राइड पाउडर एंड 1 vial इक्वल टू 10 ml। ठीक है, तो हम इसको देते कैसे हैं? तो इनिशियली जो होता है हम इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एज ऑफ द पेशेंट, क्योंकि मेनली जो होता है वो वेनम की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है, अगर 10 साल का बच्चा है वेनम उतना ही इंजेक्ट होगा, 20 साल का बच्चा है वेनम उतना ही इंजेक्ट होगा, 60 साल का है तो भी वेनम उतना ही इंजेक्ट होगा। तो एज नॉट नॉट डिपेंडेंट ऑन डोज लिखना है आगे, दैट इज डोज नॉट डिपेंडेंट ऑन एज, जेंडर एक्सेट्रा, बिकॉज वो इंजेक्ट तो उतना ही करेगा ना। तो इसमें हम स्टार्ट क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं बाय 80 to 100 ml, दैट इज 8 to 10 vials इन 400 ml, 400 ml नॉर्मल सलाइन इन 24 आवर। तो 24 आवर में आपका 8 to 10 vials देनी है इन 400 ml एन एस, और स्लो आईबीसी देना है। ठीक है, और इसमें हम सेंसिटिविटी टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मान लो किसी को आप सेंसिटिविटी, क्योंकि इमरजेंसी और सेंसिटिविटी टेस्टिंग नहीं करते हो आपने, मान लो हाइपर सेंसिटिविटी हो भी गई तो उसको स्टॉप करो देना, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन को ट्रीट करो और फिर से देना स्टार्ट कर दो। तो क्योंकि अब आप इसमें टेस्ट करते रहोगे तो इतने में उस पेशेंट की डेथ हो सकती है। ठीक है, अगर क्या बोलते हैं एनाफिलैक्टिक शॉक हुआ तो आप उसको एड्रेनलिन दे सकते हो। और मोस्ट मतलब जो होता है एएसपी हम जनरली किसी भी स्नेक बाइट में यूज़ कर सकते हैं, पर मेनली ये 4 स्नेक बाइट्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में हर स्नेक बाइट के लिए एएसवी होता है, पर इंडिया में ऐसा नहीं है। 4 मोस्ट कॉमन होते हैं, तो इन मोस्ट कॉमन के लिए ही आपका हम एएसवी बनाते हैं। तो एक्चुअली हम किसी भी स्नेक के लिए कर सकते हैं, पर इन चार के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, अब मोबिलाइजेशन आपने कर दिया, एएसवी आपने दे दिया, दिया कैसे, हमने 80 to 100 ml दिया इन 400 ml नॉर्मल सलाइन इन 24 आवर में। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें कुछ टेस्ट भी करने पड़ेंगे ना, कि हाँ, तो हमें कुछ टेस्ट भी करने पड़ेंगे कि कब जाके मतलब कि वो कुछ एक टेस्ट होते हैं जो कि हमें जानने हैं, दैट इज लैब टेस्ट इन दैट वी नीड टू नो आर 20 minute WBC टेस्ट। ठीक है, तो 20 मिनट डब्ल्यूबीसी टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम 2 ml वेनस ब्लड लेते हैं। वेनस ब्लड किसी भी पेशेंट का 2 ml हम लेंगे, और फिर उसको ग्लास ट्यूब में ले रखेंगे और एयर में उसको सीधा रख देंगे 20 मिनट के लिए। अब नॉर्मली क्या होगा, वो क्लॉट कर जाएगा, और क्लॉट करने के बाद वो जब हम ट्यूब को उल्टा करेंगे तो फिर वो जब ट्यूब को उल्टा करेंगे तो ब्लड विल नॉट फॉल बिकॉज ड्यू टू क्लॉटिंग। सो लेकिन अगर कोई कोएगुलेशन या क्लॉट नहीं बनता है तो इसका मतलब कि वाइपर ने मतलब ये जनरली हम वाइपर बाइट्स में करते हैं, तो सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो गई है एंड इट इज़ अ इंडिकेशन ऑफ एएसवी। तो एएसवी देने से पहले हम ये 20 मिनट डब्ल्यूबीसी टेस्ट कर सकते हैं ना पेशेंट कि अगर इसको सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी हुई है या नहीं हुई है, वाइपर अगर हम वाइपर बाइट सस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर वाइपर बाइट या मस्कुलोटॉक्सिक बाइट, मस्कुलो नो वेस्कुलोटॉक्सिक, सॉरी, वेस्कुलोटॉक्सिक बाइट। तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 ml venous blood collected, okay, and then taken in test tube and left in air for 20 minutes। अब नॉर्मली क्या होता है किसी भी पेशेंट में क्लॉट फॉर्म, इसमें क्या होगा, वाइपर बाइट या बाइट वेस्कुलोटॉक्सिक बाइट में क्या होगा कि उसमें क्लॉट फॉर्म नहीं होगा, नॉट
क्लॉट फॉर्मेशन, जिसको हम बोलेंगे सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी इनिशिएटेड। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बार हम 20 मिनट WBC टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम ये हमने देखा वेस्कुलोटॉक्सिक के लिए। अब हम देखेंगे फॉर न्यूरोटॉक्सिक, फॉर सॉरी न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक बाइट के लिए हम क्या करते हैं, सिंगल ब्रेथ काउंट टेस्ट, सिंगल ब्रेथ काउंट टेस्ट, जिसमें कि हम बोलते हैं कि पेशेंट को कि वो कितनी डिजिट्स काउंट कर सकता है इन मतलब सिंगल ब्रेथ को होल्ड करके। तो नंबर ऑफ डिजिट्स काउंटेड इन वन एक्सलेशन शुड बी मोर देन 30। नंबर ऑफ डिजिट्स काउंटेड शुड बी मोर देन 30 इन नॉर्मल पेशेंट, मतलब उसने सांस रोका और 30 से ज़्यादा वो गिनना चाहिए नॉर्मल पेशेंट में। अगर वो लेस देन 30 गिन रहा है तो इसका मतलब डायफ्रैग्मेटिक वीकनेस है, डायाफ्रैगमेटिक वीकनेस है। ठीक है, तो ये डायफ्रैग्मेटिक वीकनेस न्यूरोटॉक्सिक बाइट में हो सकती है, क्योंकि उसका मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ भी रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। पर ये एक्चुअली आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ओपीडी बेसिस में या कहीं भी, कि किसी पेशेंट को सिंगल ब्रेथ काउंट टेस्ट करने को बोलो, अगर वो 30 से कम कर रहा है मतलब उसको डायफ्रैग्मेटिक वीकनेस है, कॉज उसका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ब्रेथ होल्डिंग टाइम भी हम कर सकते हैं। एक और टेस्ट हम कर सकते हैं इसमें, ब्रेथ होल्डिंग टाइम, ब्रेथ होल्डिंग टाइम। एंड नॉर्मली जो ब्रेथ होल्डिंग टाइम है शुड बी, नॉर्मल ब्रेथ होल्डिंग टाइम शुड बी ग्रेटर देन 45 सेकेंड। अगर उससे कम आ रहा है तो मतलब आपका रेस्पिरेटरी वीकनेस है उस पेशेंट को। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा स्नेक बाइट खत्म हो जाता है। अब हम छोटी छोटी चीज़ें पढ़ लेते हैं, दैट इज स्पेनिश फ्लाई, स्पेनिश फ्लाई स्लैश ब्लिस्टर बीटल बाइट, ब्लिस्टर बीटल बाइट। कि स्पेनिश फ्लाई ब्लिस्टर बीटर है, तो ऑब्वियसली ब्लिस्टर बीटल है, तो ये क्या करेगा, इट लीड्स टू ब्लिस्टर्स ऑन स्किन। और इसकी वजह से क्या होता है, एफ्रोडीजिएक हो जाता है। दैट इज एफ्रोडीजिएक इज इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर इन अ पर्सन। मतलब इसको काटने के बाद जो पर्सन होता है ना, वो एफ्रोडीजिएक हो जाता है, मतलब इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर। अजीब ही चीज़ है वैसे तो, मतलब अगर आपको ब्लिस्टर बीटल बाइट काट होगा तो आपको सेक्सुअल डिजायर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, नेक्स्ट साइड इफेक्ट इज प्रियापिज्म। प्रियापिज्म इज पेनफुल पेनाइल इरेक्शन। तो जो पेनफुल पेनाइल इरेक्शन है वो किस किस में देखने को मिलता है, और एक तो ऑब्वियसली आपका ब्लिस्टर बीटल बाइट में देखने को मिलता है, एक स्कॉर्पियन बाइट में देखने को मिलता है, स्कॉर्पियन बाइट में, और एक ड्रग टॉक्सिसिटी में मिलता है, दैट इज ट्राजोडोन, ट्राजोडोन ड्रग टॉक्सिसिटी। ठीक है, स्पेनिश ब्लिस्टर फ्लाई बीटल बाइट हो गया। अब हम स्कॉर्पियन बाइट, स्कॉर्पियन बाइट। ठीक है, तो ये सिंगल बाइट होता है, मोस्टली मोस्टली मैंने बोला सिंगल बाइट होता है, और इसके जो फीचर्स होते हैं, इट गेट ऑलवेज रिजॉल्व ऑन इट्स ओन इन 24 आवर्स। मतलब 1 डे के अंदर इसके फीचर्स जो होते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। और लोकल साइट पे क्या होता है, आपका पेन स्वेलिंग ये सब होगा, पेन स्वेलिंग रेडनेस। ठीक है, सिस्टेमिक इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो होता है इनिशियल इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं, इनिशियल इनिशियल क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है और पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, क्योंकि ये क्यों होता है, इनिशियली ये सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है। एक्चुअली ये क्या करता है ना, एएनएस को अफेक्ट करता है, दैट इज क्या लिख लेते हैं, इट अफेक्ट्स एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है और हाइपरटेंशन कर सकता है, पल्मोनरी एडिमा कर सकता है। और लेटर ये क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक को अफेक्ट करता है, पैरासिम्पैथेटिक को, जिसकी वजह से होता क्या है कि आपका हाइपोटेंशन हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है। ठीक है, तो हाइपोटेंशन में हम ऑब्वियसली डोपामीन देते हैं, एंड हाइपोटेंशन में हम डोपामीन देते हैं, और हाइपरटेंशन ड्यू टू स्कॉर्पियन बाइट में हम प्राजोसिन देते हैं, एंड पल्मोनरी एडिमा में हम फुरोसमाइड देते हैं। ये मैंने आपको उसमें भी बताया फार्मा में, हाइपरटेंशन ड्यू टू स्कॉर्पियन बाइट इज गिवन अल्फा ब्लॉकर, दैट इज प्राजोसिन। पल्मोनरी एडिमा में हम क्या देते हैं आपका ये फुरोसमाइड, डाययूरेटिक,
एंड हाइपोटेंशन में हम क्या देते हैं, डोपामीन। ठीक है, इसी के साथ हमारा स्नेक बाइट एंड स्कॉर्पियन बाइट एंड ब्लिस्टर बीटल बाइट खत्म हो जाता है। थैंक यू।